जय हिंद। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल बेस्ट एग्जाम 24 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे प्रिय मित्रों, देश और राज्य का शासन चलाने के लिए जिस किताब की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं भारत का संविधान। जी हाँ, देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उस किताब का क्या नाम है? भारत का संविधान। आज हम भारत के संविधान के बारे में ही डिस्कस करने के लिए आए हैं। आज आप जानेंगे भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान के निर्माण का इतिहास वो आज आप जानेंगे हमारी इस वीडियो के माध्यम से। मेरे प्रिय मित्रों, मैं एक चीज और आपको बता दूं, हमारे भारत के संविधान की एक सबसे बड़ी खासियत है कि विश्व के सभी गणतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर है तो वो हमारा भारतीय संविधान है। नंबर दूसरा पॉइंट, भारतीय संस्कृति, सामाजिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान को निर्माण किया गया है। एक व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है कि देश का शासन और राज्य का शासन इस संविधान, जो भारत का संविधान है, इससे चलेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश में कितनी भाषाएं और अलग अलग तरह के पहनावे, अलग अलग तरह के भोजन। आप अगर पंजाब में जाएंगे तो लोग पगड़ी पहनते हैं, दक्षिण भारत में जाएंगे तो लुंगी का प्रचलन है, अन्य अलग अलग जगह पे जाएंगे तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, पहनावा, रहन सहन, यानी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। तो उसी को चलाने के लिए भारतीय संविधान की बुक को निर्माण किया जिससे कि देश का शासन चलाया जा सके, देश को कंट्रोल किया जा सके। मेरे प्रिय मित्रों, चलते हैं। देखिए, वर्ष 1934 में एम.एन. राय ने, वर्ष 1934 में एम.एन. राय ने सबसे पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। जो ये एम.एन. राय जी थे, इन्होंने 1934 में एक प्रस्ताव रखा कि भाई हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधताओं से इस भरे देश में ये कैसे चलेगा। हर व्यक्ति लड़ेगा, हर व्यक्ति अपना अपना अलग झंडा, अपना संविधान, अपनी भाषा वगैरह ये सब चीज मांग करने लगेगा। तो इसे कहीं ना कहीं ऑपरेट करने के लिए हमें एक संविधान बनाना आवश्यक है, जिससे कि इस पूरे देश को, इस देश में जो राज्य हैं उन सभी को चलाने के लिए एक सेपरेट बुक भारतीय संविधान मिल जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी ना आए। मेरे प्रिय मित्रों, नंबर दूसरा पॉइंट है, वर्ष 1946 में 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, इस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन करने के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, संविधान सभा का गठन तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। नंबर तीसरा पॉइंट, भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थी। भाई, भारत का संविधान बनाने के लिए कोई एक दो व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों ने अपना सहयोग दिया है। भारत का संविधान जब बनाया गया तो उसे निर्माण करने के लिए, उसके विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए 13 समितियों का गठन किया, जिसमें मैंने आपको 8 प्रमुख समितियों के बारे में बता रहा हूं। नंबर 1, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नंबर दूसरी जो समिति थी, संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के
जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नंबर तीसरी समिति केंद्रीय संविधान समिति, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। नंबर 4 प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के प्रथम होम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। नंबर 5 मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, इसके भी अध्यक्ष हमारे देश के प्रथम होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर 7 की समिति थी राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत के लिए जो सहमति समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार 8वीं जो समिति बनी, मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए एक आयोजक की आवश्यकता होती है, संचालक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार संविधान निर्माण के लिए भी एक संचालन समिति की आवश्यकता थी, जिसके अध्यक्ष हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो प्रिय मित्रों, आपने संविधान निर्माण के इतिहास के बारे में जाना कि कैसे संविधान सभा के प्रस्ताव को रखा गया और कैसे इसके चुनाव हुआ और कैसे संविधान के निर्माण से जुड़े कार्यों को निपटने के लिए 13 समितियों का गठन किया, जिसमें हमने आपको 8 प्रमुख समिति थी उनके बारे में बता दिया है। ऐसे ही अगर एक समिति के बारे में और बताऊं, 13 समितियां हैं, आप पढ़ लेना। मैंने जो मेन समितियां थी वो आपको बता दी। इसमें एक BN राव जी थे जो संविधान विषयक सलाहकार थे, संविधान विषयक सलाहकार जो संविधान के विषय में सलाह देते थे, डॉक्टर BN राव जी, उनका भी बहुत इसमें मेन भूमिका है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पॉलिटी को जितना आप तब समझ रहे हैं इतना नहीं है, आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। तो चलिए, संविधान के जो रचनाकार थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ। कहां पे? महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। आपने देखा होगा देश में विदेश में 14 अप्रैल के दिन कितनी धूमधाम के साथ देश और विदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे पुरुष थे, एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समान संहिताओं के साथ एक ऐसा विधान दिया, उसमें ऐसी विधाएं दी जिनसे समस्त भारतीयों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं समान रूप से। और 6 दिसंबर 1956 को उनका जो महापरिनिर्वाण है वो मनाया जाता है। तो चलिए, जब 1934 में M.N. राय संविधान सभा के संविधान निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव को लाए कि भाई संविधान होना चाहिए देश का, अगर हमारे देश का संविधान नहीं होगा तो प्रत्येक राज्य अपना अलग संविधान बना लेगा, अपना अलग झंडा बना लेगा, अपनी अलग भाषा बना लेगा। तो इससे क्या है, देश के अंदर डिस्टरबेंस आ जाएगा और देश नहीं चलेगा, टूट जाएगा देश। और किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान होना बहुत जरूरी है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया। ठीक है दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। उसी के चलते 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो इसकी अध्यक्षता इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की।
फिर 11 दिसंबर फाइनली 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक इन्होंने करी, जिसमें हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको इस संविधान सभा का, संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया और BN राव जी को संविधान विषयक सलाहकार के रूप में भी चुना गया था, जो उस सभा के अध्यक्ष भी थे समिति के। ऐसे ही चलते चलते फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया और उसी निर्मित संविधान के ड्राफ्ट को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया, या मैं कह सकता हूं दूसरी भाषा में कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। यह संविधान सभा ने औपचारिक रूप से अपनाया। आपने देखा होगा नवंबर माह में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। फाइनली छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जब ड्राफ्ट को स्वीकार किया, तब इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूरे देश में लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से पहले जो रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी, सती प्रथा की या नारी के विरुद्ध, जानवरों के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध जो प्रथाएं थी रूढ़िवादी, वे सब खत्म मानी गई। क्योंकि संविधान लागू होने से पहले महिलाओं को अधिकार नहीं थे। आज अगर एक महिला एक ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक का पद का निर्वहन अगर कर रही है, तो वो इस भारतीय संविधान की देन है। क्योंकि अगर पुराने विधान की बात करूं तो जुआ, शराब आदि की तरह पुरुष का तीसरा मुख्य दोष स्त्री को बताया गया है। इतनी गिरी हुई स्थिति, एक मैत्रेय यदि संहिता है उसमें इतनी बुरी स्थिति महिला की बताई गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय संविधान ने आते ही महिला और पुरुष को एक समान अधिकार दे दिए। अगर आज किसी फैक्ट्री में भी कोई महिला कार्य करेगी और कोई पुरुष भी उसके साथ कार्य कर रहा है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने की है। एक मुख्य चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, संविधान की मूल प्रति में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची थी जब संविधान का निर्माण हुआ था। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, भारतीय संसद ने अब तक संविधान में 106 से ज्यादा या 106 संशोधन कर चुकी है, 106 बार। तो सिंपल सी बात है, अगर 106 बार संसद ने इसमें संशोधन किया है, तो इसके भाग, अनुच्छेद, अनुसूची में इंक्रीमेंट होना एक अति आवश्यक चीज है, अति आवश्यक है। तो आप देखिए, जब 106 बार संसद ने इसमें संशोधन किया, तो इसका मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। जब संविधान में आप भाग 1 को पढ़ेंगे, तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, इसके बारे में पढ़ेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जब आप भाग 2 को पढ़ेंगे, तो इसमें 5 से 11 तक पढ़ेंगे नागरिकता। ऐसे ही जब आप 12 से 35 तक पढ़ेंगे, आप अपने फंडामेंटल राइट।
फंडामेंटल राइट पढ़ोगे आप 12 से 35 तक, भाग 3 के अंतर्गत। ऐसे ही आप भाग 4 के अंतर्गत पढ़ोगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व ये पढ़ोगे आप 36 से 51 तक। तो जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा था आप वहां हम आ चुके हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे तो इसमें भाग में वृद्धि हुई, कैसे आर्टिकल बढ़े, कैसे अनुसूची बढ़ी। आप ये देखिए 1976 में जब संसद ने 42वां संशोधन किया, तब ये आपने पढ़े भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो फिर इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें जोड़ दी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 4 क के अनुसार, अनुच्छेद 4 क के अनुसार भारतीय संसद ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, जिसमें एक नया भाग डेवलप हो गया था, भाग 4 के। और अनुच्छेद अनुच्छेद 51 क हो जाएगा, अनुच्छेद 51 क। क्योंकि 36 से 51 तक हमने भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक पढ़ेंगे, नीति निदेशक तत्व जब आगे पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। ऐसे ही 1976 में 42वां संशोधन किया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य भाग 4 क के अंतर्गत आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया। 42वां संशोधन किया गया 1976 में। तो आप समझ चुके होंगे कि उसके बाद जब 106 संसद ने संशोधन किए, तो इसमें लगभग आर्टिकल 395 से 470 के अप्रोक्स पहुंच गए। भाग 22 से 25 हो गए। आपकी अनुसूची 8 से 12 हो गई। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा आपको पता लगेगा भाग क्या होता है, अनुसूची क्या होती है। अनुच्छेद तो आपने पढ़ लिया, पढ़ाऊंगा अब मैं स्टार्टिंग में। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 1, इट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इट्स यूनियन एंड टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 से पहले आप ये समझ लीजिए, भाग 1 के अंतर्गत आप आर्टिकल 1 to 4 पढ़ोगे। अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, उसका नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र कहां तक होगा। तो इसमें बताया है कि भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का एक संघ। देखिए सुप्रीम कोर्ट में 1-2 पिटीशन गए कि भाई इसका नाम भारत हो या इंडिया हो, तो वे सब चीज क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी। भाई यहाँ पे जो है भारत अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया दोनों नाम हमारे देश के कंसिडर किए हुए हैं, तो उनका कोई एक तरीके से औचित्य नहीं मानना कि भाई ये तो समय खराब की पिटीशन है। उन्हें सबको कैंसिल कर दिया और कहा कि भारत अर्थात इंडिया हमारे जो इंडिया है राज्यों का एक संघ है। ठीक, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। सबसे पहले तो जब हमारा देश भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है,
तो हमारे देश में 28 तो राज्य हैं वर्तमान में, और 8 यूनियन टेरिटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है जी, ये भी याद रखने योग्य पॉइंट है। हमारे देश में कितने राज्य हैं फिलहाल? 28, और केंद्र शासित प्रदेश 8। राज्यों में सीधा सीधा राज्य का शासन होता है, और केंद्र में सीधा सीधा केंद्र सरकार का शासन चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक, अब आप ये देखिए, दो चीज होती है, संघ और परिसंघ। देखिए यहां पे समझिए आप, एक तो होता है कॉन्फेडरल, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनियन। कॉन्फेडरल होता है परिसंघ, एक होता है फेडरल, इसका अर्थ होता है हिंदी में संघ, इसका भी यूनियन का अर्थ संघ ही होता है। ये 3 चीज होती है। अब आप सबसे पहले परिसंघ के बारे में समझिए। परिसंघ क्या होता है? इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, जो राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देकर केंद्र को, थोड़ी थोड़ी शक्ति वो अपनी केंद्र को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। कुल मिला के इसमें क्या होता है, वे राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं। परिसंघ एक बहुत कमजोर संघ होता है, परिसंघ बहुत कमजोर होता है, इसमें कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकता है। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम फेडरल। फेडरल में भी ऐसा ही है, थोड़ा सा कॉन्फेडरल का मॉडिफाई रूप फेडरल है। फेडरल में क्या है, इसमें भी राज्य थोड़ी थोड़ी शक्ति केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं, और उसके बाद इसमें भी ऐसा ही है, कोई भी राज्य देश से कभी भी अलग हो सकता है। ठीक, अब सबसे ताकतवर जो होता है वो संघ होता है। संघ में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। जो राज्य एक बार जुड़ गया सो जुड़ गया, फिर नहीं अलग होगा। आप देखिए, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका क्या है? फेडरल है। क्या है अमेरिका? यूएसए फेडरल कंट्री है। आप उसमें देखना, छोटे छोटे देशों ने, राज्यों ने मिलकर या देशों ने मिलकर एक कंट्री का निर्माण किया हुआ है। आप अगर वहां देखेंगे तो सबकी अलग नागरिकता है, सबका अलग झंडा है, और सबका अलग एक संविधान है। उसमें अमेरिका में चाहे तो कोई भी देश, कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकता है। ठीक, अब आपने पढ़ा कि हमारा राज्यों का, जो हमारा इंडिया है, हमारा देश है, वो राज्यों का एक संघ है। राज्यों के बारे में पता लग गया, ये भी बता दिया, यूनियन भी क्लियर कर दिया। ये 3 टाइप के बता दिए हमने, कॉन्फेडरल, फेडरल, यूनियन, इनके बारे में क्लियर हो गया। नंबर 2, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। यहां से दूसरी एक हमारी जो है कॉल को एक तरीके से फॉरवर्ड कर दिया। ठीक, हमारा जो है राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। राज्यों को क्या है, शेड्यूल की ओर फॉरवर्ड कर दिया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें अनुसूची दी हुई है, पहली अनुसूची में ही रखा गया है। भाई हमें कैसा पता लगेगा कि हमारे राज्यों के इस संघ में कौन कौन से राज्य हैं? वो आप राज्यों की जो पहली अनुसूची है उसमें पढ़ोगे, उसमें सब दिए हुए हैं। भाई आप कहने लगो बिहार हमारे देश का राज्य है या नहीं है, यूनियन में है नहीं है, तो वो आपको राज्य की पहले अनुसूची से पता लगेगा। ठीक, नंबर 3 इसमें ही दिया हुआ है, 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। कौन कौन से राज्य? राज्य कितने हैं? 28। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। और अर्जित, अभी तक कोई भी देश अर्जित नहीं किया है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है
कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अब पूर्व अनुमति आप मान सकते हैं, इसे 368 से वैसे भी बाहर रख रखा, क्योंकि अगर 368 में होता तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। लेकिन यहां क्या है, पूर्व अनुमति। भैया राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति की इतनी ताकत नहीं होती हमारे देश में, प्रधानमंत्री की होती है सबसे ज्यादा। सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेगी। जैसे जब 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो अब सिक्किम ने सोचा, सिक्किम भी वही छोटा सा एक देश था, कि भैया ये तो हमें भी दबा लेगा। अब क्या हुआ, उस टाइम ये भारत में विलय हो गया था 16 मई 1975 को। ये 22वां राज्य बना था। तो अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले जब सिक्किम हमारे देश से इसने बात की कि भाई आप मुझे भी अपने यूनियन में ले लो, मैं भी आपका जो है एक यूनियन का राज्य बनना चाहता हूं, तो तब संविधान में संशोधन किया गया 1974 में, 35वां संशोधन 1974 में किया गया। तब सिक्किम हमारे देश का सह राज्य बना। आर्टिकल 2 के अनुसार, आर्टिकल 2 नया डेवलप हुआ 35वां संशोधन करके। उसके बाद जब इसे दिखाई दे गया भाई ये तो बहुत अच्छी देखरेख कर रहे हैं हमारी, और हमारे जो है अधिकारों के सबके अनुकूल ही है, उन्हें जब हमारा व्यवहार अच्छा लगा तो संविधान में 36वां संशोधन हुआ 1975 में। और उस समय सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य बना 16 मई 1975 को। तो आपने समझा कि अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि हमारा देश राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के या सूचना के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। संसद अगर चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को उठा के भारत में मिला सकती है राष्ट्रपति की पूर्व सूचना के। ठीक है, अब चलिए तीसरे आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि संसद अगर चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा या राज्य का नाम या उसका राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और राज्य को बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी अनुमति के तोड़ सकती है। कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है कि भाई तुझे तोड़ना आ रहे, बिना किसी सूचना के राज्य को तोड़ सकती है अगर संसद चाहे। संसद में बहुत तगड़ी पावर है। तो क्या कहा है अनुच्छेद 3 में, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, बिना राज्य की अनुमति के राज्य को तोड़ सकती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं राज्य का नाम, पहले उत्कल का नाम कलिंग था तो कलिंग से उत्कल कर दिया संसद ने, ओडिशा से उड़ीसा कर दिया, सॉरी उड़ीसा से ओडिशा। तो ये नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसका सीमा बदल सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अगर चाहे तो मुजफ्फरनगर के किन्हीं भी 10 गांव को उठाकर मेरठ जिले को दे सकती है। किसी भी राज्य में तोड़फोड़ कर सकती है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और बिना राज्य की अनुमति के राज्य को तोड़ सकती है। जैसे आपने देखा होगा 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना।
ये किस आधार पर बना? अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अनुच्छेद 3 में संसद ने, भारतीय संविधान में ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका संसद ने लाभ उठाकर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया, नया राज्य बनाया, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया 9 नवंबर सन 2000 में। ऐसे ही बिहार राज्य को तोड़कर झारखंड राज्य बनाया 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर संसद चाहे किसी भी राज्य को उसकी बिना अनुमति के तोड़फोड़ मचा सकती है, तोड़फोड़ सकती है, ठीक है, नाम बदल सकती है। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि जो हमारे अनुच्छेद 2 और 3 है उन्हें अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अब ये अनुच्छेद 368 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 368 क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन करने का एक इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है। हम भारतीय संविधान में कैसे संशोधन कर सकते हैं वो हमें अनुच्छेद 368 में बताया गया है। ठीक है, तो 368 से बाहर रखा गया है। अब 368 क्या है? अगर हम भारतीय संविधान में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्हें 368 से बाहर रख दिया। राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, केवल एक सूचना दे देंगे कि राष्ट्रपति जी हम वहां जा रहे हैं और बस बात खत्म। तो क्या कहा है अनुच्छेद 4 में कि आर्टिकल 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। आप लिख लीजिए, ये 2 पॉइंट बहुत मेन है कि जब आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाता है किसी अनुच्छेद को तो उसमें राष्ट्रपति की साधारण सूचना की आवश्यकता होती है, हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती, बस पूर्व सूचना दे देते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद है उसमें हम संशोधन करना चाहते हैं और वो 368 में है, तो उनमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। तो अब आपको पता लगा। अब मैं आपको एक बार और रिवाइज कराता हूं। पहले आर्टिकल 4 के बारे में समझिए। हमारे 545 लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य। अगर साधारण बहुमत से, नंबर 1, साधारण बहुमत से ही पास कर देंगे। अगर हमें कोई करेक्शन 2 और 3 में करना है, साधारण बहुमत 200 72 बैठ गया, 273 यानी 50%, 273। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 में राष्ट्रपति उस फैसले को मानने के लिए बाध्य रहेंगे। राष्ट्रपति बाध्य है। ठीक है, नंबर 2 राष्ट्रपति बाध्य है। और नंबर 3 अनुसूची 1/4। नंबर 3 अनुसूची 1/4 भी प्रभावित होंगी। 1/4 भी प्रभावित होंगी। प्रभावित कैसे होंगी? जैसे अनुसूची 1 है, मान लिया किसी का नाम बदल दिया, तो मान लिया हमने सोचा बिहार का नाम बदल दिया, बिहार का राज्य का नाम तो बिहार है, हमने रख दिया कोई अदर नाम, तो अनुसूची 1 में जो राज्य दिए हुए हैं वहां भी हमें करेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए प्रभावित होगी। अब ऐसे ही अनुसूची 4 है, अनुसूची 4 में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, अनुसूची 4 में परिवर्तन किस लिए होगा? जब उसके राज्य क्षेत्र सीमा में परिवर्तन होगा। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, इसमें राज्यसभा की जो सीटें हैं वे 31 है। राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी है? 31। तो जब हम इसमें सीमा में परिवर्तन करेंगे तो इसके राज्यसभा सांसद में भी परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है,
राज्यसभा सांसदों का इसमें आवंटन के बारे में दिया हुआ है संसद संख्या में, और वन में राज्यों के बारे में दिया हुआ है अनुसूची, तो इसलिए ये प्रभावित होगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको लगभग भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र पूरा कवर करा दिया है। एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूं। देखिए, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल नंबर 1 क्लियर। संसद जो है आर्टिकल 2 के अंतर्गत किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। नंबर 3, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, उसका क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है और राज्य को बिना बताए तोड़ सकती है। क्लियर। नंबर 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। यानी अगर हमें अनुच्छेद 2 व 3 में कोई संशोधन करना है तो इस संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। यानी 368 से बाहर का मतलब है कि राष्ट्रपति की किसी विशेष सूचना की, किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केवल एक पूर्व सूचना दे देंगे हम उस कार्य को करने से पहले और बात बन जाएगी। अगर विशेष अनुमति की आवश्यकता होती तो उसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। इसमें क्या है, एक कॉल करिए, रे राष्ट्रपति जी हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, अब इसमें हमने आपको लगभग सारा कवर करा दिया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।